नमस्कार दोस्तों, एटीएम इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रदेश का हर आदमी आज ये जानना चाहता है कि किस सीट पर कौन आगे है और कौन पीछे। आज हम भिवानी और दादरी जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा सहयोग करेंगे भिवानी से वरिष्ठ पत्रकार मनोज मलिक। मनोज, एटीएम इंडिया के मंच पर आपका स्वागत। सबसे पहले बात करेंगे नमस्कार सबसे पहले बात करेंगे भिवानी की। मनोज, भिवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस और सीपीआईएम ने इस बार ओम प्रकाश को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान विधायक घनश्याम सर्राफ पर एक बार फिर दांव लगाया है। मनोज जी, छोटी काशी के नाम से मशहूर और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का गढ़ रही भिवानी सीट पर इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं? धर्मपाल जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा जो इस बार जो चुनाव है वो एक तरह से पूरी तरह से उलझा हुआ चुनाव है। स्पष्टीकरण से अगर बात की जाए तो कहीं भी भिवानी की जो सीटें हैं उन पर एक तरफ बहुमत किसी का भी नहीं है। अगर कहीं क्लियर सीट किसी की भी हो तो वो इन 6 सीटों पर अगर बात की जाए, दादरी की जो 2 सीटें हैं या भिवानी की 4 सीटें हैं, इन पर अगर बात की जाए तो स्पष्ट बहुमत किसी का भी नहीं है। सभी जगह इस समय उम्मीदवार जो है वो पूरे खाते की टक्कर में लगे हुए। सीपीआईएम का उम्मीदवार क्या कर मुकाबले में दिखाई दे रहा है? देखिए, इस बार जो चुनाव है, भिवानी की जो चुनाव की जो खीर है वो खीर बिगाड़ रखी है निर्दलीय उम्मीदवारों ने। क्योंकि जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजपूत वोट जो है तो वो अभिजीत लाल सिंह है, वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है राजपूत चुनाव की तरफ से, उन्होंने पीछे बड़ी बैठक की थी। बैठक करके वो जो कांग्रेस में अभिजीत लाल सिंह हुआ करते थे, कांग्रेस से बागी होकर इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अगर पंजाबी समुदाय की बात की जाए तो पंजाबी समुदाय की तरफ से प्रिया आसीजा है जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है। और वहीं अगर ब्राह्मण समुदाय की बात की जाए तो ब्राह्मण समुदाय से राजीव नांगल है, वो पूर्व सरपंच थे नांगल के, वो अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है। तो इस बार कहीं ना कहीं भिवानी की जो सीट है, अगर बात की जाए तो पिछली बार लगातार 3 बार विधायक रहे घनश्याम सर्राफ के लिए इस बार काफी कांटे की टक्कर बनने वाली है। स्पष्टीकरण की बात की जाए तो भिवानी से पहले जो लोगों की उम्मीद हुआ करती थी कि घनश्याम सर्राफ जो सीधे चुनाव जीत जाएंगे, तो इस बार घनश्याम सर्राफ को भी पूरी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। कहीं ना कहीं सीपीआई ने जो और कांग्रेस ने अपने साझे उम्मीदवार के तौर पे कामरेड को उतारा है। कामरेड इस बार जो है काफी मजबूत स्थिति में है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो हल्के उम्मीदवार है, क्योंकि कामरेड ने ओम प्रकाश ने मार्केट के अंदर लोगों के बीच में रहकर काफी काम किए, लोगों की समस्याओं को उठाकर काफी हेजिटेशन किए उसमें। और लोगों की पकड़ उसकी जो गांव के क्षेत्र में जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं घनश्याम जी के लिए एक बार चैलेंज बनने वाली है। बताते हैं कि बेहद ईमानदार आदमी है ओम प्रकाश, और घनश्याम सर्राफ के लिए क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी दिक्कत खड़ी कर रही है सरकार? बिल्कुल, ये बड़ा देखिए बड़ा मुद्दा है एंटी इनकम्बेंसी का, और ये जो लोगों के लिए जो इस बार सोचने का विषय है। कई बार जो मार्केट के अंदर जो लोगों से बातचीत होती है तो चर्चा का विषय इस बात पे बनता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और जो कास्टिज्म है उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल इस बार चुनाव में काफी खड़े होने वाले। जी, तो नेक टू नेक फाइट रहेगी इस बार। देखिए फाइट में देखिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को जिसको उतारे, इंदु शर्मा को, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। क्योंकि पीछे जो नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें चेयरमैन पर्सन के लिए वो भी चुनावी मैदान में थी और काफी कांटे की टक्कर दी थी उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को भी और जो अन्य पार्टियों के उम्मीदवार थे। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भवानी प्रताप की धर्मपत्नी जो है वो नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी थी। हालांकि घनश्याम सर्राफ ने उसकी मदद की, पूरी उसकी पार्टी की लीड के। कहीं ना कहीं इस बात का खमियाजा भी घनश्याम को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनावों में घनश्याम ने जो सर्राफ जी ने उनके साथ मदद की थी निर्दलीय उम्मीदवार की। तो अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए सवाल खड़े करेगा। जी मनोज,
प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शुमार तोशाम में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के पोता पोती चुनाव मैदान में है। अनिरुद्ध कांग्रेस बिल्कुल। से तो पूर्व सांसद श्रुति चौधरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आमने सामने की इस टक्कर में वाली इस सीट पर बीजेपी के बागी शशि परमार भी निर्दलीय मैदान में है। ऐसे में तोशाम की जनता इस बार चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत श्रुति को सौंपेगी या अनिरुद्ध को? देखिए, ये सवाल जो आपने किया है ये हर बार मंच से उठता आया है, चाहे वो श्रुति चौधरी हो, चाहे वो अनिरुद्ध चौधरी हो, इनके मंचों से ये सवाल उठता आया है लगातार। वो अनिरुद्ध जहां अपने दादा की विरासत की बात करते हैं, तो वही श्रुति भी इस बात को कहते हैं कि उसकी विरासत की पगड़ी, चौधरी बंसीलाल जी की जो विरासत की पगड़ी थी, चौधरी सुरेंद्र सिंह की जो विरासत की पगड़ी थी, वो उनके सिर पर रखी गई थी। और लगातार चौधरी बंसीलाल का गढ़ कहा जाने वाले तोशाम क्षेत्र में किरण चौधरी भी विधायिका के रूप में वहां पे रही, उन्होंने भी विधायक का चुनाव जीता वहां पे, और कांग्रेस को मजबूत भी किया। लेकिन इस बार कांग्रेस से बागी होकर किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और दामन थामने के बाद उसका एडवांटेज भी उनको पूरी तरह से मिला, उसका फायदा भी उन्होंने उठाया, और वो राज्यसभा की सांसद बनी और अपनी बेटी के लिए वहां की टिकट भी लेके आई। कहीं ना कहीं इस बार तोशाम का जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर का चुनाव है। अगर एक तरफा कहा जाए कि किरण चौधरी अपने बाहुबल से या अपने वर्करों की जो उनकी पीठ बनी, पैठ बनी हुई है वहां के चुनाव के बीच में, लोगों की जनता के बीच में, उसको कैश करने में काफी मशक्कत उनको भी करनी पड़ेगी। बहरहाल अगर बात की जाए अनिरुद्ध चौधरी की, अनिरुद्ध चौधरी भी काफी मेहनत कर चुके हैं अपने क्षेत्र के अंदर, उन्होंने उनका भी वर्चस्व काफी बना हुआ है लोगों के बीच में। कहीं वो दूसरी तरफ अगर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं किरण चौधरी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो वो शशि रंजन परमार ही पहुंचा रहे, क्योंकि बीजेपी से वो पहले रहे हैं, बीजेपी के लिए काम भी किया उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर, लोगों के बीच में रहे 5 साल लगातार, उन्होंने लोगों के विकास के कार्यों में उनकी मदद भी की, उनके दुख सुख में भी गए। और इस बार कहीं ना कहीं वो भी इस बात को लेके किरण चौधरी को काफी नुकसान पहुंचाने वाले। जी जी धर्मवीर सिंह का भी काफी प्रभाव है इस हल्के पे, जो बीजेपी के सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, उनका क्या रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, पार्टी कैडर की बात की जाए तो पार्टी कैडर में वो भी है, पार्टी की तरफ से तो उनको चुनाव प्रचार बीजेपी का ही होगा। करने के लिए तो सामने सभा की थी, उस सभा के अंदर धर्मवीर सिंह भी मौजूद थे मंच पर, और उन्होंने अपील भी की थी अपने वहां पे वर्करों से और कार्यकर्ताओं से और अपने वोटरों से कि वो श्रुति चौधरी को समर्थन दें और वोट दें, ताकि श्रुति चौधरी जो है विधायक बनकर तोशाम हल्के का विकास कराने में सहायक हो सके। तो इससे श्रुति चौधरी को फायदा मिलेगा? स्वाभाविक है, अगर उनकी विचारधारा श्रुति चौधरी की और हालांकि चौधरी धर्मवीर सिंह और चौधरी बंसीलाल के बीच जो है वो टकराव रहा है हमेशा। देखिए जी, ये तो पूर्व की बातें हैं, मंच राजनीति के अंदर ये चीजें चलती रहती है, पुराने आपस में सवाल जवाब या एक दूसरे पर क्वेश्चन करना, ये किरण चौधरी ने भी कई बार धर्मवीर पर अपने तीखे जो राजनीतिक बाण है वो छोड़े हैं, धर्मवीर ने भी किरण चौधरी के ऊपर पलटवार भी किए हैं। लेकिन ये तो एक राजनीतिक मंच से चलता रहता है, जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है या कोई पार्टी के अंदर विलय करता है या कोई पार्टी को समर्थित कर देता है, अपने आप को उस पार्टी में शामिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस समय विचारधारा बदलती भी है। अब बात करते हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ से जो है बीजेपी ने एक बार फिर जेपी दलाल, जो कि निवर्तमान मंत्री हैं, कार्यवाहक मंत्री हैं, चुनाव मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने राजवीर फाटिया को। मनोज, लोहारू की जनता का क्या रुख लगता है? देखिए, इस बार क्योंकि एक अगर आपकी बात की जातीय समीकरण की बात करते हैं, वहां पर शोराम खाप का अच्छा अपना जो वर्चस्व है, और शोराम खाप ने पीछे एक बैठक भी की थी, और बैठक के अंदर उन्होंने सीधे तौर पर एक सभा करके टिकट की मांग की थी। तो राजवीर फरटिया को कांग्रेस ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया है और उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। राजवीर फरटिया जो एक सामाजिक तौर पर पहले से लोगों से के साथ जुड़े हुए हैं, लोहारू हल्के के अंदर उन्होंने भी काम किया है। लेकिन जेपी दलाल की बात की जाए तो जेपी दलाल मंत्री रहने के बाद उन्होंने लोहारू क्षेत्र के लिए काफी काम किए हैं और काफी जो लोगों के बीच में रहे भी है। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो टक्कर वहां पे कांटे की है, कहा नहीं जा सकता, क्लियर वहां पे नहीं कि जेपी दलाल अपनी दोबारा साख बचा पाएंगे वहां पे, या राजवीर फरटिया अपनी जो पार्टी ने उसके ऊपर उम्मीद रखी है, या शोराम खाप ने जो टिकट की मांग कर उसे टिकट दिलवाई है
वो उस टिकट के लिए काम करके और उस टिकट में जीत हासिल कर चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंच पाएंगे। ये तो एक आने वाले समय के ऊपर निर्धारित है कि जनता किस तरह से वो देखती है। लेकिन बहरहाल कहा जा सकता है कि वहां पे कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर के बीच में किसके पक्ष में जनता अपना मैंडेट देती है वो अभी भविष्य के ऊपर ही निर्धारित है, क्योंकि हालांकि चुनाव में अभी काफी दिन है पोलिंग होने में, तो समीकरण जो है दिन प्रतिदिन बदलते हैं। अभी क्या है कि अभी इन दिनों 5 तारीख को जो चुनाव होना है, 5 तारीख को जो पोलिंग होनी है, उस समय तक समीकरण क्या होंगे अभी तय नहीं किया जा सकता। बहरहाल की जो आज की बात की जाए कि कांटे की टक्कर है, वहां जो है मुकाबला कड़ा है। जी जो धर्मपाल जी। भिवानी दादरी बेल्ट में जो है किसान आंदोलन का कितना प्रभाव रहा है और चुनाव में देखिए कितना प्रभाव? देखिए किसान आंदोलन के अंदर इतना असर भिवानी की तरफ से जो किसान थे वो दिल्ली बॉर्डर पे इतना असर नहीं दिखाई दिया था। हालांकि उन्होंने यहाँ पे कितलाना जो टोल प्लाजा वहां पे अपना एजुकेशन जरूर किया था, और वो उसका असर कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर दादरी सीट की बात की जाए, दादरी और बांडा जो बहुमूल्य क्षेत्र है वो जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां पे जाट वोटों की अगर बात की जाए तो वहां पर इस बार बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। अगर वो भी लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो लोकसभा चुनाव में धर्मवीर को भी वहां पे काफी नुकसान उठाना पड़ा था। जेपी दलाल ने किसानों के बारे में खूब गलत सलत बोला था उस वक्त जब किसान आंदोलन चल रहा था। किसानों को जो है चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी बताया था। क्या किसानों को ये बात याद है? देखिए किसान जो है वो धरती पुत्र है। अगर वो किसी के पेट में अनाज डाल सकता है तो वो अपने ऊपर हुई बात का जवाब भी समय आने पर देता है। अब किसान जो है उस चीज को अब पूरी तरह से भुलाएंगे, उसका खमियाजा बीजेपी ने लोकसभा में भुगता है। दादरी हो चाहे बागड़ा हो, धर्मवीर को इतना वोट मैंडेट नहीं मिला वहां पे, चाहे उसका नुकसान बीजेपी को इसी वजह से हुआ कि किसान आंदोलन उसके पीछे कारण था। तो इस बार भी अगर दादरी सीट की बात की जाए तो दादरी में सुनील सांगवान को, जो कि सतपाल सांगवान के परिवार से उनके बेटे हैं, तो उनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो वही मनीषा सांगवान है जो उनको चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। तो इस बार उन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और जहां तक कि लोगों का जो रुझान है उसमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है यहाँ काफी मजबूत है। दादरी में दोनों के बीच कैसी टक्कर रहेगी? अच्छा मुकाबला है या कोई बीच में है? देखिए निर्दलीय अजीत फोगाट है वहां पे। अजीत फोगाट है जो कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के बागी होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो देंगे ही। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की और बात की जाए तो राजवीर है वहां पे, राजदीप फोगाट है वहां पे। वो भी पहले काफी समय पहले विधायक भी रहे हैं और उन्होंने काफी काम किया है, लोगों के बीच में रहे भी है। तो उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा भी होगा और बीजेपी को नुकसान तो दिख ही रहा है। क्योंकि बीजेपी ने जो कांग्रेस किसान आंदोलन के समय में जो ये किसानों के लिए जो बात कही है, जो जेपी दलाल ने बयान दिए है, उसका खमियाजा उनको भुगतना है। तो आप बात करते हैं भवानी खेड़ा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से इस बार कांग्रेस ने प्रदीप नरवाल को, जो कि बाहरी का जिस पे ठप्पा लगता है, और बीजेपी ने जेजेपी से आए कपूर वाल्मीकि को चुनाव मैदान में उतारा है। सीधे मुकाबले में आज के दिन किसे एज मिल रहा है? कौन आगे दिख रहा है? देखिए वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पे भी एक निर्दलीय उम्मीदवार है। मैंने आपको शुरू में ही कहा धर्मपाल जी कि इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं कड़ी बिगाड़ है। वो इस बार अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो कपूर वाल्मीकि जी है या कांग्रेस के प्रदीप नरवाल जी है, और या इसमें अभी आपकी बात करें तो वहां पे एक मास्टर है, क्या नाम उनका, मास्टर जी है, वो निर्दलीय उतरे हैं चुनावी मैदान में। कांग्रेस के ही उम्मीदवार दावेदार होते थे टिकट के, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के निर्दलीय नामांकन भरा अपना। तो वो भी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले में है, और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बन रहा है भुवनेश्वर के अंदर। लेकिन बीजेपी वहां पे कहीं ना कहीं काफी हद तक मजबूत भी है। रामकिशन फौजी का क्या रोल रहेगा? देखिए रामकिशन फौजी ने पहले अपने नामांकन के लिए तैयारियां भी की, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट भी किया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी। तो उन्होंने हुक्का किसी के कार्यालय में जाके, उनके निवास स्थान पे जाके घेराव भी किया और अपना दावा भी पेश किया कि मुझे टिकट दी जाए। लगातार 2 बार
वो दावेदारी करते रहे, लेकिन उनको टिकट का जो इस बार टिकट ना देने से कहीं ना कहीं उनके वर्करों में निराशगी भी है और नाराजगी भी है पार्टी के प्रति। तो हो सकता है कि इस बार उनके वर्कर जो है कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाए कांग्रेस को। लेकिन जिस प्रकार से प्रदीप नरवाल के ऊपर बाहरी उम्मीदवार होने का ठप्पा जो लगा है, उनके द्वारा पीछे एक वीडियो भी वायरल हुआ था, हालांकि वो यूट्यूब से वो वीडियो को डिलीट कर दिया गया। वो जाट समुदाय के बारे में उनका एक बयान जो आया था, उसको लेके काफी हद तक जो है वर्करों में जो और साथ में जो मतदाता है उनमें नाराजगी भी है। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए प्रदीप नरवाल ने काफी हद तक प्रयास भी किए। मनोज, बाढ़ा में बीजेपी ने उमेश सिंह पातुबास और कांग्रेस ने सोमवीर को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से कांग्रेस के बागी सोमवीर घासोला भी मैदान में है। क्या लगता है समीकरण क्या बन रहे हैं इस बार बाढ़ा में, क्या होने जा रहा है? देखिए बाढ़ा की अगर बात की जाए तो बाढ़ा में कांग्रेस काफी हद तक मजबूत है, क्योंकि उनके सोमवीर शौरान जो है वहां पे वो उम्मीदवार है। और सोमवीर शौरान जो है वो शौरान खास को वहां पे जो है उसके जो शौरान मतदाता है, तो उसका काफी काफी हद तक फायदा उनको मिलने वाला है। बीजेपी को किसान आंदोलन का नुकसान यहाँ भी नजर आएगा। जी, तो ये सोमवीर घासोला जो है इसका क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी? देखिए सोमवीर घासोला जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे है वहां पे, तो वो काफी हद तक जो है पार्टी के लिए उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी की टिकट ना मिलने से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी को उसका फायदा तो मिलने वाला नहीं है। बीजेपी को अच्छा फायदा हो सकता है वहां से? बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद उम्मीदवार है, तो उसका फायदा वो खुद ही लेंगे, वोट तो उन्हीं के पास जाएंगे। कांग्रेस को उसके वोट जाने नहीं है, बीजेपी को उसके वोट मिलने नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो वो वोट तो वही लेगा, फायदा तो उसको ही होगा, लेकिन अगर वो जीतने की स्थिति में ना हो तो किसका फायदा होगा? देखिए जीतने की स्थिति तो अभी तय नहीं की जा सकती कि जीतने की स्थिति में कहा। अगर बात की जाए किसी पार्टी की बड़ी पार्टी की, नेशनल पार्टी की बात की जाती है, तो कांग्रेस और बीजेपी के दो उम्मीदवार है, तो वहां पे कांग्रेस काफी हद तक मजबूत है। जी, तो भिवानी जिले की 4 सीटों में अभी भिवानी जिले की 4 सीटों में अभी कितनी सीटों पर कांग्रेस आगे लग रही है और कितनी पे बीजेपी? देखिए अगर भिवानी जिले की अगर 4 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस तो शाम में अगर बात करते हैं, शुरुआत जो हॉट सीट है हॉट सीट पे बात करते हैं, जो गर्मा गर्म बात होनी चाहिए इस बात को लेके, तो कांग्रेस और बीजेपी में काफी टक्कर। वहां पे अभी ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि बीजेपी मजबूत है या कांग्रेस मजबूत है। अगर भिवानी की बात की जाए तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है वो भी कमजोर नहीं है। और अगर भिवानी में अगर कॉमरेड ओम प्रकाश की कांग्रेस और अलायंस की बात की जाए, सीपीआईएम के साथ जो अलायंस है उनका, तो वो भी अभी मजबूत स्थिति में है। उनका भी चुनाव का ग्राफ ये नहीं है कि उठा ही नहीं है, उनका चुनाव का ग्राफ भी काफी मजबूत स्थिति में है। घनश्याम सारा बीजेपी के 3 बार विधायक रह चुके हैं, अब की बार विधायक जो है वो उनके लिए बड़ी मजबूती के साथ काम उनको करना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। इस बात की सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय उनके साथ में पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं, और उनकी पत्नी जो है वो नगर परिषद की चेयरपर्सन ये भवानी प्रताप है, वो ही उनके साथ काफी हद तक मंचों पर नजर आते हैं। कई जगह उनके पास में बड़े नेता या उनके पार्टी के भिवानी के कोई बड़े वो लीडर जो है वो जो किसी कास्ट के जो मुखिया होते हैं या उनके चौधरी लगा लो, उनके चौधरी वो कम नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं घनश्याम को इस बार चुनाव में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अच्छा, बात अगर भवानी खेड़ा, आम आदमी पार्टी के मुखिया भी है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल, और वो आए भी हैं आपके जिले में, आपके इलाके में आए हैं, उन्होंने रैली भी की है और वो रहने वाले भी भिवानी के हैं, तो उनका कुछ प्रभाव रहेगा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का इस इलाके में? देखिए जो पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं वो चुनाव के समय में पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए आते भी हैं। जिसे पीछे बहल के अंदर एक बड़ी रैली हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें प्रदेश के खुद के प्रचार के जेपी दलाल के लिए वोट मांगने के लिए
नेता भी आए हैं और काफी हद तक उस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, तो वो भी अपनी पार्टी के प्रचार तो करेंगे। लोगों को लुभाने का प्रयास तो हर कोई करता है, मतदाता को लुभाने का प्रयास हर कोई करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 सीटों पर मजबूत नहीं है। हरियाणा की 90 सीटों में से अगर एक चीज लोगों के बीच में और भी होती है धर्मपाल जी, आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के बीच में एक चीज सवाल उठता है, भाई जो पार्टी सरकार बनाएगी वोट तो उसी को दिया जाए, अपना वोट खराब ना किया जाए। लोगों के बीच में एक धारणा रहती है, मनों में विचार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अगर 2 या 3 विधायक मिल जाते हैं तो वो सरकार नहीं बना सकती। अगर सरकार बनानी है तो उनको किसी न किसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ तो जाएगी नहीं, जाएगी तो कांग्रेस में ही। तो सवाल लोगों के बीच में यही है कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट भी देते हैं तो जाना उसने कांग्रेस में ही है, और कांग्रेस को अगर वो लोग पसंद करते हैं तो सीधे डायरेक्ट कांग्रेस के कैंडिडेट को ही वोट दे देंगे। और वो बीजेपी को देखते हैं कि बीजेपी एक सरकार बनाती है, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं विकास कार्य में उनको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार की अगर सोच से अगर वोट करते हैं लोग तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है 90 सीटों में से। जी धर्मपाल जी। मनोज, आपने बड़ी बेबाकी के साथ दोनों जिलों की विधानसभा सीटों के समीकरणों की जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम में भाजपा के बागी शशि परमार, सरयू चौधरी और बाढ़ड़ा में कांग्रेस के बागी सोमवीर घासोला चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमवीर का खेल बिगाड़ सकते हैं। लोहारू सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जेपी दलाल भी मुश्किल हालात में का सामना कर रहे हैं। बाकी सीटों पर सीधा मुकाबला होने के कारण चुनावी ऊख ये कभी किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ ताजा हालात की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।